अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। नाज़रीन, आज 14 अगस्त का दिन है, जैसे कि आप सब जानते हैं। सबसे पहले आप सब लोगों को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, आज मैं आपको मिलवाऊंगा पाकिस्तान नेवी के ऐसे ऑफिसर से जो हमारे मुल्क को फ्रंट एंड से डिफेंड कर रहे हैं। और इसके साथ साथ बल्कि यही नहीं, बल्कि आज जो है हम आपको सबमरीन का विज़िट भी कराएँगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, आपने रहना है मेरे साथ। तो आइए नाज़रीन, मैं मिलवाता हूँ अपने मेहमानों से। नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं शान पाकिस्तान और मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान की शान। दो ऑफिसर्स मौजूद है मेरे साथ पाकिस्तान नेवी की। मैं आपको उनसे मिलवाने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम लेफ्टिनेंट समन, अस्सलाम वालेकुम हिना मुजीब, कैसी हैं आप? सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। मुझे ये बताएं कि आप दोनों से मैं एक क्वेश्चन करूँगा। पहले समन, मैं आपसे पूछूंगा कि आप जश्न आज़ादी कैसी मनाती है बचपन से लेकर अब तक? बचपन से लेकर अब तक वही जो रवायती तरीका है कि हम लोग अपने घर में जो है मोमबत्तियाँ जलाते हैं, चिरागां करते हैं, पाकिस्तान का फ्लैग जो है झंडियाँ लगाते हैं घर में। वही तरीका है, पहले भी करते थे और अभी भी उसी तरह करते हैं। मुझे ये बताएं कि आप इस फील्ड में आई, तो आपने इस फील्ड में आपको क्या चीज़ ऐसी अट्रैक्ट की जो आप इस फील्ड में आप पाकिस्तान नेवी आपने ज्वाइन की? पाकिस्तान आर्म फोर्सेस जो है उनको ज्वाइन करने का मेरा बचपन से ही ख्वाब था। ये आप समझ लें कि इट्स माई चाइल्डहुड ड्रीम, और यही मेरी अट्रैक्शन थी बचपन से। और ये इस वजह से है कि हम लोग बचपन से जो ही मिले नगमे लगा करते थे या इसी किस्म की जो भी मूवीज़ ड्रामे हुआ करते थे, वही अट्रैक्शन का कॉज बना। उसी की वजह से हम लोग अट्रैक्ट हुए और थ्रू आउट द लाइफ ये मेरे साथ अट्रैक्शन रही, ये मोटिवेशन रही और उसी की बेसिस पे मैं यहाँ पर आई। और जो यूनिफॉर्म आपने पहना हुआ है, नहीं तो जो फीमेल्स हैं उनका तो कोशिश होती है कि जो ब्रांड्स के कपड़े पहने, और आप तो ज़्यादातर आप जितना आपको टाइम गुजरता होगा इस यूनिफॉर्म के अंदर गुजरता होगा, तो आपको कैसा फील होता है? मतलब वो ब्रांड्स की ज़ाहिर है वो तो नहीं कर सकती ना, आप तो 4-5 बजे तक आपकी ड्यूटी टाइमिंग्स है आप लोगों की, तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फीलिंग है। डेफिनेटली हम अपने ओन टाइम में वो ब्रांड के कपड़े भी पहन लेते हैं, लेकिन वो प्राउड फीलिंग जो ये यूनिफॉर्म आपको देता है कोई और ब्रांड नहीं दे सकता। नहीं, वो बात तो बिल्कुल सही है। मैं आपसे हिना पूछूंगा सवाल कि ये जो आपने जो पहना हुआ है इंसिग्निया, इसकी क्या खास बात है? क्योंकि इनके मैंने देखा, इनके नहीं ये वेयर किया हुआ, आपके वेयर किया हुआ है। एक्चुअली ये इंसिग्निया बताता है कि मैं एक पैराट्रूपर हूँ, और पैराट्रूपिंग जो है वो पाकिस्तान नेवी ने अभी कुछ साल पहले ही इंट्रोड्यूस कराई फॉर फीमेल ऑफिसर्स ऑल्सो। बाकी पहले मेल ऑफिसर्स और जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप हैं हमारे, वो पहले से कर रहे थे। तो जो पहला फर्स्ट बैच था पाकिस्तान नेवी फ़ीमेल पैराट्रूपर्स का, मैं उसका हिस्सा थी। तो इसलिए जब आप कोई इस तरह का कोर्स मुकम्मल करते हैं तो आप उसका इंसिग्निया कैरी करते हैं। ज़ाहिर है ये एक प्राउड मोमेंट भी होता है, आप बहुत ही फ़ख्र से ये चीज़ लगाते भी हैं, और सेकेंडली ये कि जो देखने वाले हैं उनको पता चलता है कि जो ऑफिसर है या जो सेलर है। अच्छा, ये हर बंदा कर सकता है जो आपने किया हुआ, ये वॉलंटरी करते हैं ये लोग, आप लोग? नहीं, डेफिनेटली जो भी इसके लिए अप्लाई करना चाहे, जब कोर्स आता है तो अप्लाई करते हैं, लेकिन इसके कुछ क्राइटेरिया होता है। जो भी लोग अप्लाई करते हैं वो एक फ़िज़िकल टेस्ट से गुजरते हैं। अगर वो फ़िज़िकल टेस्ट पास करते हैं, उस क्राइटेरिया को मैच करते हैं, तो फिर वो ट्रेनिंग पे जाते हैं। तो उसमें कोई एज लिमिट होती है? नहीं, व्हेन यू आर इन द सर्विस देन देयर इज़ नो एज लिमिट। ओके। अच्छा, इसके अलावा जो है आप में कैसे जज्बा, जैसे मैंने समन से पूछा, आपसे पूछूंगा, आप में क्या ऐसी जज्बा था कि आप पाकिस्तान नेवी आपने ज्वाइन की? एक्चुअली पाकिस्तान को सर्व करने का, मुल्क की खिदमत करने का और कुछ डिफरेंट करने का मुल्क के लिए, ये जज्बा हमेशा से था। जैसे आप पूछ रहे थे कि 14 अगस्त कैसे मनाई जाती है, तो जब स्कूल के ज़माने में थे, कॉलेज के ज़माने में थे, तो डेफ़िनेटली 14 अगस्त स्कूल और कॉलेज में मनाते थे। और उसके बाद जब थोड़े बड़े हुए तो 14 अगस्त हमेशा मैंने जो है वो अपने कुछ लाइक माइंडेड लोगों के साथ किसी न किसी सोशल वर्क में करते हुए गुजारी है। तो मेरा बहुत दिल था कि ये जो काम प्राइवेट लेवल पे होता है, मैं किसी ऐसे लेवल पे करूं पाकिस्तान की खिदमत जिसमें मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो कि मैंने अपने मुल्क के लिए कुछ किया। और उसके जब मैंने देखा कि पाकिस्तान नेवी में जो है वो एसएससी इंडक्शंस में ख़वातीन आती हैं, जिसके बारे में जब मुझे पता चला, मैंने अप्लाई किया और जो प्रोसेस था उससे गुजरी, क्वालिफाई किया, और फिर मैंने पाकिस्तान। इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह की क्या रिक्वायरमेंट होती है? कोई जैसे जो हमारी नई लड़कियाँ जो आना चाहती हैं, इसमें क्या क्राइटेरिया बताएंगे, प्रोसेस क्या इसमें? पाकिस्तान नेवी फ़ीमेल ऑफिसर्स को शॉर्ट सर्विस कमीशन में इंडक्ट करती है, जिसके लिए 4 ईयर्स की आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री लाजमी होती है, और ये बहुत डिफरेंट फील्ड्स में इंडक्ट करती हैं। तो जिसमें इस वक्त पाकिस्तान नेवी में मेडिकल ऑफिसर्स यानी कि डॉक्टर सर्व कर रही हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उसके अलावा पब्लिक रिलेशन ब्रांच के अंदर ऑफिसर्स हैं, जैसे मैं खुद पब्लिक रिलेशन ब्रांच से बिलोंग करती हूँ। MBA अगर आपने किया हुआ तो आप आ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लॉयर हों तो भी आप इंडक्ट हो सकते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के हवाले से फिजिकली, हाँ, फिजिकल फिटनेस तो डेफिनेटली वो जो आपका प्रोसेस होता है इंडक्शन का, उसके अंदर आपकी नॉलेज टेस्ट होते हैं, उसके अलावा आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, उसके अलावा आपके मेडिकल टेस्ट होते हैं, फिटनेस टेस्ट होते हैं। वो तो एक प्रोसेस है, उसमें से गुजरेंगे तो ही आप इंडक्ट हो पाएंगे। कितनी स्टेजेस हैं नेवी में आने के लिए?
इसमें पहले रिटन टेस्ट होता है आपका, उसके बाद आपका इनिशियल मेडिकल होता है, फिर इनिशियल इंटरव्यू होता है, फिर आप ISSB से गुजरते हैं। अगर आप इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड क्लियर कर जाते हैं तो फिर एक फाइनल मेडिकल आपका होता है, बहुत थॉरो चेकअप। अगर आप उसमें भी क्वालिफाई कर जाते हैं देन यू। और एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? एज लिमिट हर ब्रांच की अलग होती है, तो वो डिपेंड करता है कि किस ब्रांच में इंडक्शन हो रही है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ रहे हैं, लॉयर आ रहे हैं, PR में आ रहे हैं, किस ब्रांच में आ रहे हैं, हर ब्रांच के हिसाब से अलग एज लिमिट। ओके समन, आप मुझे बताएं कि व्हाट इज़ योर बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पाकिस्तान नेवी? मैं बेसिकली एजुकेशन ब्रांच से मेरा ताल्लुक़ है। मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो है MBA इन मैनेजमेंट एंड फाइनेंस। तो मैं बेसिकली एजुकेशन ब्रांच में सर्व कर रही हूँ और मैं ऑफिसर्स को और इसके अलावा जो CPO सेलर्स हैं उनको मैं ट्रेनिंग देती हूँ। और किस किस्म की ट्रेनिंग देती हैं आप बताएंगे प्लीज़? मैं उनको यही जो मैनेजमेंट साइंसेज है, जदीद मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ जो हैं अबाउट मैनेजमेंट साइंसेज, उसके बारे में मैं उनको बताती हूँ। और अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट या जो फाइनेंस की जो बेसिक्स हैं या एडवांस फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें जो है जैसे आपने मैनेजमेंट आपने बताया कि MBA किया हुआ है आपने, तो इसमें कोई ऐसी कोई मतलब एक फिक्स यूनिवर्सिटी के वहाँ से आप करेंगे तो पाकिस्तान नेवी में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये ओपन मेरिट है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से करें जो HEC से रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप वहाँ से करें। उसके बाद आप ओपन मेरिट है, ये जो मैडम ने प्रोसेस बताया है ना, ने प्रोसेस बताया, उस प्रोसेस से गुजरते हुए आप अप्लाई करें। और इफ़ यू हैव द कैपेबिलिटीज़, एनालिटिकल स्किल्स और वो सारी कैपेबिलिटीज़, तो फिर आप इसमें आ सकते हैं। आपको कैसा फील होता है पाकिस्तान नेवी के अंदर? बहुत अच्छा, बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको खुद डेवलप करने के, ग्रो करने के बहुत चांसेस हैं। इसके अलावा आप, ये एक ऐसी चीज़ है कि आप अपने आप पे बहुत प्राउड फील करते हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान के लिए वो कुछ कर सकते हैं, इस तरह से सर्व कर सकते हैं कि जो नॉर्मली अगर मैं शायद घर में बैठी होती तो मैं इस तरह से सर्व नहीं कर सकती थी। अब आप ये देखें कि एजुकेशन ब्रांच जो है पाकिस्तान नेवी की, उसका ये रोल है कि आपको जितने भी बड़े ऑफिसर्स नज़र आते हैं, जो जवान इवन जो बॉर्डर्स पे जाके लड़ रहे हैं, उसमें पाकिस्तान नेवी की जो या किसी भी जो सर्विस है उसमें एजुकेशन ब्रांच का बहुत बड़ा रोल है। दीज आर द ट्रेनर्स जो कि इन लोगों को ट्रेन करते हैं, जो उनको गाइड करते हैं, काउंसल करते हैं, और ये लोग फिर जाके बॉर्डर्स पे लड़ते हैं उस जोश जज्बे के साथ। तो आप लोग के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स मतलब कहाँ पे कराची में कहाँ पे बने हुए हैं आप लोगों के? आई मीन कि मतलब जैसे वहाँ पे जो है ये एक आइलैंड भी है हमारा, मनोड़ा आइलैंड, वहाँ पे भी ट्रेनिंग्स वगैरह दी जाती है? जी बिल्कुल, वहाँ पर भी ट्रेनिंग दी जाती है। आप कौन सी ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं? मैं ट्रेनिंग आपकी मैनेजमेंट की ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ। ज़ाहिर उधर भी मैनेजमेंट की ट्रेनिंग तो उधर भी होती होगी ना? वहाँ पर भी होती है। इसके अलावा कुछ मिड कैरियर कोर्सेज भी होते हैं, कुछ फिर एडवांस कोर्सेज भी होते हैं। एक जो बेसिक एंट्रेंट होता है, जो बेसिक UT होता है, यानी कि जो अंडर ट्रेनिंग होता है, हम उसको भी पढ़ा रहे होते हैं, चाहे ऑफिसर हो या सेलर हो, तो वो पाकिस्तान नेवल अकेडमी में भी होता है। इसके अलावा हमारा PN स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स है, PN स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, और इसके अलावा हमारा जो PNEC है, पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज, उसमें भी मैनेजमेंट एंड फाइनेंस के सब्जेक्ट्स होते हैं। और आपको कितने अर्से हो गए पाकिस्तान नेवी में? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 8 साल हो गए। माशाल्लाह। आप मुझे हिना बताएंगे इसके अलावा आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी क्या है? एक्चुअली मैं पब्लिक रिलेशंस ब्रांच में इंडक्ट हुई हूँ पाकिस्तान नेवी के, तो मैं डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशन में सर्व कर रही हूँ कराची में। जो डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस है उसका काम नेवी की तरफ से जितनी भी मीडिया मैनेजमेंट है वो है, तो मेरी ज़िम्मेदारियाँ भी यही हैं कि जो भी मीडिया मैनेजमेंट है, जो भी प्रेस रिलीजेस वगैरह डिश आउट करनी होती है मीडिया को, वो सारा काम हम लोग आफ्टर कर रहे होते हैं। और आपको क्या मतलब पाकिस्तान नेवी जो है क्या चीज़ें हमारे पास ऐसी हम डिफेंड कर सकें अपने एनिमी नेबर कंट्री या जितनी हमारी एनिमीज़ हैं, क्या डिफेंड क्या है हमारे पास पाकिस्तान नेवी में? देखिए पाकिस्तान नेवी बहुत ही एक मजबूत नेवल फोर्स है हमारे इस रीजन की, और उसकी एक पहचान, उसकी एक मतलब इसका सबूत तो ये भी है कि जो नेटो की तरफ से CTF 150 और 151 जो है वो कंबाइंड टास्क फोर्स बनाई गई हैं टू काउंटर पायरेसी, तो उसमें भी पाकिस्तान नेवी की शमूलियत रहती है। हमारा एक शिप 150 पे, एक शिप 151 पे हमेशा रहते हैं, और उसके अलावा वहाँ पे उनकी कमांड, उन कंबाइंड टास्क फोर्स की कमांड भी पाकिस्तान नेवी कर चुकी है, काफ़ी दफ़ा कर चुकी है। तो इस तरह से है कि पाकिस्तान नेवी, अगर आप बात करते हैं प्लेटफॉर्म्स के हवाले से, अगर आप बात करते हैं फैसिलिटीज़ के हवाले से या ट्रेनिंग ऑफ इट्स मेन एंड इट्स ऑफिसर्स, तो वो तो बिल्कुल एट पार है। हम किसी भी दुश्मन से लड़ने के लिए, चाहे वो हम प्लेटफॉर्म्स के हवाले से हो, चाहे हम अपनी ट्रेनिंग के हवाले से हो, बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल रेडी हैं। और दूसरी तरफ नेवी का एक बहुत अहम रोल ये होता है कि जो आपका मैरीटाइम सेक्टर है, उसमें जो शिपमेंट चल रही होती हैं, जो मर्चेंट शिप्स हैं हमारे यहाँ आ रही हैं, जा रही हैं, हमारा सारा ट्रेड उधर से चल रहा होता है मुल्क का, तो हमें वो सी लाइंस जो होती हैं हमारी, उनको डिफेंड करना होता है।
ताकि वहाँ पे पायरेसी ना हो, वहाँ पे और भी कोई इस तरह की एंटी टेररिज्म एक्टिविटी ना हो, ताकि हमारे मुल्क का जो ट्रेड है दीगर ममालिक के साथ वो स्मूथली चलता रहे। और डेफिनेटली आप देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी सालों के अरसे में ऐसा हुआ है कि कोई पायरेसी की एक्टिविटी हमारे वाटर्स में नहीं हुई, कोई भी टेररिज्म एक्टिविटी हमारे वाटर्स में नहीं हुई। ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान ने भी अपने पानियों में जो एंटी टेररिज्म और एंटी पायरेसी एक्टिविटीज़ हैं वो कितनी लगन के साथ और कितनी डेडिकेशन के साथ, कितनी स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह से। अच्छा मुझे ये बताएं, आप दोनों से मैं ये सवाल करूँगा कि ऑब्वियसली हमारे पाकिस्तान नेवी में ज़्यादातर मेल्स हैं, फीमेल्स बहुत कम है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। पेरेंट्स फैमिली बहुत सपोर्टिव रहे और उसके बाद यहाँ का माहौल भी बहुत सपोर्टिव है। जो मेल्स जो सीनियर वंस हैं वो उन्होंने हमेशा गाइड किया है, आपको हेल्प आउट किया है, और एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे आपको लगता नहीं है कि आप घर से बाहर हैं। मैं आपसे पूछूंगा हिना कि मुझे ये बताएं कि आपको कभी प्रॉब्लम तो नहीं आई? नहीं, घर से तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं हुआ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं। लेकिन उसके दूसरी तरफ अगर आप इस सर्विस की स्पेशली बात करें तो मुझे ऐसा ज़ाती तौर पे लगता है, क्योंकि मैंने सर्विस को ज्वाइन करने से पहले थोड़ा सा प्राइवेट भी काम किया हुआ है, तो अगर मैं उन दोनों कामों को कंपेयर करूं तो मैं कहूँगी कि प्राइवेट जो भी जॉब्स ख़वातीन करती हैं उनमें भी बहुत सारी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत अच्छा माहौल देती हैं। लेकिन जो माहौल आपको अपनी ट्राई सर्विसेज में मिलेगा, पाकिस्तान नेवी हो, आर्मी हो या एयरफोर्स हो, वो अच्छा माहौल और वो ख़वातीन के लिए कंड्यूसिव वर्किंग एनवायरनमेंट जिसमें उनको किसी डर का, किसी खौफ नहीं, कोई खौफ नहीं होता, कोई डर नहीं होता, और आपको जितनी रिस्पेक्ट बीइंग फ़ीमेल आपके अपने फेलो ऑफिसर्स से और सेलर्स से, जो भी आपके जवान होते हैं उनसे मिल रही होती है, उससे मोटिवेट होता है ना इंसान। बिल्कुल, और उसका कोई मवाजना प्राइवेट सेक्टर से नहीं है। जितनी रिस्पेक्ट और जितनी अथॉरिटी और जितनी आपको यहाँ पे आप सिक्योर फील करते हैं, उतना मुझे नहीं लगता आप किसी और सेक्टर में कर सकते। अच्छा, एक पर्सनल क्वेश्चन आप दोनों से मैं करूँगा, आप मैरिड हैं? जी, अल्लाह का शुक्र। आप भी मैरिड हैं? नहीं, मैं सिंगल हूँ। ओके, तो कैसे फैमिली को टाइम देती हैं आप? मेरे हस्बैंड भी माशाल्लाह सर्विंग हैं, ही सर्विंग कमांडर माशाल्लाह। और तो ये इसका मतलब है फिर आपको ये शौक हस्बैंड की तरफ से तो नहीं आएगी? नहीं, वो तो नेवी ज्वाइन करने के बाद मेरी शादी हुई। ओके। शायद साल के बाद मेरी शादी हुई, लेकिन शौक मुझे बहुत पहले से था। मतलब कि शादी के बाद आपने नेवी ज्वाइन की है? नहीं, ज्वाइन करने के 1 साल के बाद। अच्छा, 1 साल के बाद? जी। ओके, शादी हो गई? शादी हो गई। अच्छा, मुझे आप बताएं, आपकी जो यहाँ पे आप यहीं पे होती हैं, आपका डीपीआर ऑफिस में होती हैं आप ज़्यादातर? जी, मैं ये मूवमेंट्स होती रहती है डिफरेंट ऑफिसेज वगैरह में? जी बिल्कुल, जैसे मेरे ऑफिस का जो काम है वो ऐसा है कि हमें डिफरेंट यूनिट्स में जाके काम करना पड़ता है। सो वी कीप ऑन विजिटिंग डिफरेंट यूनिट्स ऑफ पाकिस्तान नेवी और शिप्स और सबमरीन्स। शिप्स में कभी आपने ट्रैवल किया है? जी बिल्कुल, एक्चुअली जो फीमेल ऑफिसर्स होती हैं वो जब इंडक्ट होती हैं नेवी में, तो ट्रेनिंग के दौरान वो 2 हफ्ते की ट्रेनिंग शिप्स के ऊपर करती हैं। समन, मुझे आप बताएं कि कभी कुछ ऐसा हुआ, आप कभी शिप पे गई हैं? जी बिल्कुल। ओके, कभी ऐसा हुआ वहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हो और आप बिल्कुल, एक होता है ना बंदा परेशान हो जाता है, कभी ऐसा हुआ आपके साथ? नहीं, इस तरह से कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग को जब भेजा जाता है तो ट्रेनिंग, उस वक्त हमारी ट्रेनिंग ही चल रही होती है और हमारे साथ एक ट्रेनर भी होता है, हमें साथ साथ ट्रेन भी किया जा रहा होता है। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जब भी कोई भी प्रॉब्लम होता है, किसी भी किस्म की इमरजेंसी जब भी होती है, तो उसके लिए कुछ रिलेटेड SOPs बनाई हुई हैं पाकिस्तान नेवी में कि अगर खुदा न खास्ता कहीं पे आग लग जाती है तो उसकी SOPs हैं, अगर खुदा न खास्ता कोई इंट्रूडर अटैक करता है उसकी SOPs हैं कि आपको किस चीज़ में किस तरह से बिहेव करना है। तो हम लोग ऑलरेडी ट्यून अप होते हैं और उसी तरह से फिर हम लोग बिहेव करते हैं। ड्यूरेशन के लिए आप वहाँ पे शिप में रही थी? हम लोगों का तो खैर 1 दिन का विजिट था, हम लोग 1 दिन रहे थे। लेफ्टिनेंट समन आपका, लेफ्टिनेंट हिना आपका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स प्लेजर मीटिंग विद बोथ ऑफ यू। इंशाल्लाह ताला दोबारा हम लोग शो करेंगे, दोबारा मैं आप लोगों को बुलवाऊंगा अपने शो में, तो इंशाल्लाह आई होप सो आप लोग ज़रूर आएंगे। और बहुत मज़ा आया, आपसे बहुत हमने बातें की, आपकी पर्सनल बातें की। नाज़रीन, अब हम जा रहे हैं एक ब्रेक की जानिब। ब्रेक से जब मैं वापस आऊँगा, मेरे साथ जो है नए ऑफिसर्स यहाँ पे जो हम मुझे ज्वाइन करेंगे, और मैं अपने दोनों ऑफिसर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, लेफ्टिनेंट समन आपका, लेफ्टिनेंट हिना आपका। और नाज़रीन, मैं आपसे मिलता है एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून एंड वॉचिंग शान पाकिस्तान। वंस अगेन खुशामदीद शान पाकिस्तान में। नाज़रीन, मेरे साथ शान पाकिस्तान के 3 मज़ीद मेहमान और मौजूद हैं, और तीनों ऑफिसर थे पाकिस्तान नेवी के। मैं उनका तारुफ कराता चलूँ। मेरे साथ मौजूद है नंबर 1 कमांडर शहजाद साहब, लेफ्टिनेंट महबूब साहब और लेफ्टिनेंट इरफान साहब। सबसे पहले शहजाद साहब, मैं आपसे पूछूंगा कि ये तीनों के डिफरेंट यूनिफॉर्म्स, इसमें क्या डिफरेंस है? ये 2 की डिफरेंट है, एक की सेम है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान नेवी के हवाले से मैं ज़रा इस पर वजाहत करूँगा कि जो वाइट यूनिफॉर्म है एग्जैक्टली दैट रिप्रेजेंट पाकिस्तान नेवी, ओके, और इसके अंदर फर्दर सेगमेंट्स हैं
जो कि ये ब्लू कैमोफ्लाज आपको नज़र आ रहा है, ये जिसमें लेफ्टिनेंट महबूब और लेफ्टिनेंट इरफान हैं, ये पाकिस्तान मरीन्स हैं। और इनको मैं ट्रांसलेट इस तरह करूँगा, दिस इज़ लाइक नेवल इन्फेंट्री यू कैन से। और इनके रोल टास्क वगैरह डिफरेंट हैं। और जो यूनिफॉर्म मेरा है जो कि जंगल कैमोफ्लाज है, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली द यूनिफॉर्म ऑफ स्पेशल सर्विस ग्रुप। और ये एक वॉलंटरी फोर्स है जिसमें कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी बंदे को कि वो आ सके किसी ब्रांच से। इसमें टोटल फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेंथ गेज की जाती है बंदे की, और जो क्वालिफाई करता है वो विंग अवार्ड। और जो विंग्स हैं ये आप तीनों के डिफरेंट विंग्स हैं, इसमें क्या खासियत है? विंग्स के हवाले से मैं बताऊंगा कि जो इन्होंने विंग पहना हुआ है ये पाकिस्तान मरीन में इंडक्शन के बाद इनके जो बेसिक कोर्सेज हैं वो क्वालिफाई करने के बाद ये अवार्ड किया जाता है इनको। और उसको मरीन इंसिग्निया कहा जाता है, बेसिक मरीन इंसिग्निया। और जो स्पेशल सर्विस ग्रुप के हवाले से मेरा ये लेफ़्ट साइड पे विंग आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिक जो है वो सील कोर्स है। और ये 32 हफ्ते का रिगरस फिजिकल इंटेंस कोर्स है। उसको क्वालिफाई करने के बाद तो इसमें भी स्टेप्स में होते हैं कि नंबर 1 स्टेप पे ये विंग मिलेगा, नंबर 2 पे ये विंग मिलेगा आपकी SSGs में? अच्छा, अब मैं इसमें बताऊंगा कि इसमें लिमिट एज सच नहीं है, ना ही रिस्ट्रिक्शन है। ओके। रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप जब तक आपके बाजू हाथ सलामत हैं तब तक आप चलते जाएं। और नहीं, कोई लिमिटेशंस तो होगी ना एंड में? ये एक होता है ना कि इंसान की लास्ट डेजिग्नेशन ये होती है, तो SSGs में क्या होता है? SSG जो है वो बजाते खुद एक डिस्टिंक्शन है आर्म्ड फोर्सेस की। आर्म्ड फोर्सेस में सबसे जो आप वुड से कि फिजिकल इंटेंस कोर्सेज हैं वो स्पेशल सर्विस ग्रुप के। और 23 मार्च की परेड में आपने सुना भी होगा कि पाक फौज के माथे का झूमर कहा जाता है स्पेशल सर्विस ग्रुप को। और इसमें मैं आपको बताऊं कि ये जो सील्स हैं जिसमें हम फॉल इन करते हैं वो सी, एयर एंड लैंड तीनों के कॉम्बिनेशन से ये क्वालिफाई होने से बनते हैं। ये जो मैंने लेफ़्ट साइड पे इंसिग्निया लगाया ये सील का है। इसमें बेसिक सी से रिलेटेड डाइविंग में फिर कॉम्बैट डाइविंग के अलावा फिर स्मॉल यूनिट टैक्टिक्स, कैमोफ्लाज, कंसीलमेंट, स्पेशल टैक्टिक्स, गुरिल्ला वॉरफेयर। और उसके बाद एयरबॉर्न के बाद आप जब सी, एयर और लैंड डायमेंशंस में क्वालिफाई होते हैं यहाँ पे। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं इसमें? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं आगे चलूँगा, लेकिन इसके बाद ये भी मैं बताऊँगा कि ये फिर यहाँ पे एंड अप नहीं होता। इसके बाद ये फिर आर्मी हेडक्वार्टर SSG जो है वो चराट में है, वहाँ पे क्वालिफाई करते हैं। वो भी 32 हफ्ते का कोर्स है। और वहाँ पे तीनों सर्विसेज के ऑफिसर्स और जवान आते हैं और वो भी वॉलंटियर सर्विस है। और वहाँ से चंद अफराद जो क्वालिफाई होते हैं वो ये इंसिग्निया जो है वो वहाँ से लगते हैं। और एयरबॉर्न करने के लिए पैरा ट्रेनिंग स्कूल पेशावर जाते हैं। और वो भी तीनों सर्विसेज के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के जो जवान होते हैं वहाँ पे जाते हैं और वहाँ से एयरबॉर्न भी क्वालिफाई करते हैं। पैरा ट्रेनिंग से मुझे याद आया, पैरा ट्रूपिंग और पैरा ग्लाइडिंग में क्या फ़र्क है? पैरा ट्रूपिंग एयरबॉर्न सेक्शन और उसका एक आई वुड से कि एक सील का एक स्पेशल सेगमेंट है जिसमें कि स्काई डाइविंग, फ्री फॉल, उसके बाद स्टैटिक लाइन एयरबॉर्न, और ये पैरा मोटरिंग, पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, ये डिफरेंट कैटेगरी। थोड़ा सिंपल इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बताऊंगा कि स्काई डाइविंग या फ्री फॉल जो है ये प्राइवेट सिविल एडवेंचर भी इसको कहा जाता है। और ये एक डेजिग्नेटेड हाइट 10,000 फीट यू कैन से की हाइट से एयरक्राफ्ट से फ्री जंप लगाते हैं। और उसमें फिर एक डेजिग्नेटेड हाइट पे वो फिर जो जंपर है वो अपनी शूट खुद खोलता है और उसके बाद वो ग्लाइड करता हुआ एयर से लैंड पे आ जाता है। ये है फ्री फॉल। उसके बाद आ जाता है स्टैटिक लाइन जंप। स्टैटिक लाइन जंप जो है वो उसमें भी आप जहाज़ का इस्तेमाल करते हैं। जहाज़ के अंदर
आपकी जो पैराशूट है वो जहाज़ की फिक्स्ड लाइन के साथ रिग हुई होती है, फिक्स्ड होती है। अच्छा ये बताएं कि पैरा ट्रिपिंग और पैराग्लाइडिंग इंसान जब जाता है ऊपर तो वो मतलब कि इसमें क्या सेफ्टी के बचने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इन केस वो अगर ना खुले पैराशूट ऊपर जाके उसके लिए कुछ सेफ्टी वगैरह? मुख्तलिफ किस्म के मिस एडवेंचर्स जो हैं वो हवा में होते हैं इंसान के साथ, लेकिन बिल्ट इन सेफ्टी होती है पैराशूट्स के अंदर, और उसमें रिज़र्व पैराशूट की एप्लीकेशन होती है। लेकिन हाइट पे डिपेंड करता है कि आपका माल फंक्शन जो है वो, या पैराशूट जो है वो किस हाइट पे नहीं खुला। तो जो रिज़र्व शूट है वो खोलने का टाइम बंदे के पास है या नहीं है। कितनी हाइट पे होता है ये मैं आपको बताया ना कि मिनिमम मतलब 10,000 फुट से जितनी हाइट हो उतना कंफर्टेबल रहता है। द मोर हायर ऑल्टीट्यूड इज द मोर कंफर्टेबल यू आर। द लोअर द ऑल्टीट्यूड हायर विल बी द रिस्क फैक्टर, क्योंकि लो अल्टीट्यूड में ये है कि आपका मॉल फंक्शन के बाद आपका रिस्पॉन्स टाइम कम रह जाता है, हाइट लो रह जाती है। इवन अगर शूट खुल भी जाए, हो सकता है नेक्स्ट शूट जो खुली है वो पूरे तरीके से इन्फ्लेट ना हो, और जब इन्फ्लेट नहीं होगी तो डेफिनेटली यू नो यूर गोना फॉल। तो मिस एडवेंचर्स होते हैं इसमें, हवाबाजी के जो खेल है इसमें। और ग्लाइडिंग का? पैराग्लाइडिंग जो है इसमें जहाज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें जहाज़ का कोई रोल नहीं होता। इसमें जो है वो इंसान बंदा जो है वो स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड विंग है, उसको क्लिफ से वो जंप करता है, और फिर विंड का एक स्पेसिफिक पैटर्न है जिस पैटर्न की डायरेक्शन में वो हवा में एक परिंदे की तरह ग्लाइड करता रहता है। ये पैराग्लाइडिंग है। और इसी तरह पैरा मोटरिंग एक डिफरेंट सेक्शन है जिसमें बंदे के साथ एक प्रोपेलर यू कैन से अटैच हुआ होता है, एक मशीनरी जो है वो अटैच हुई होती है, और उसका जो मैकेनिज्म है इट्स सेम लाइक एयरबॉर्न जो पैराशूट है उसी तरह की पैराशूट होती है। वो भी एक स्पेसिफिक विंड पैटर्न और एक डायरेक्शन के अंदर उसको इन्फ्लेट किया जाता है, और मोटर स्टार्ट होती है, एंड इट्स लाइक अ प्लेन, इट्स लाइक सोलो फ्लाइट, और उसमें जो है वो एयर जंपर जो है वो हवा में चला जाता है और उसको एक्सेलरेट करता है, और देन ही मूव्स एंड ड्राइव्स। तो उसकी ट्रेनिंग कितने ड्यूरेशन की होती है, कितने मंथ्स की होती है, उसके बाद जाके बंदा काबिल होता है? आसान है ये। इवन सिविल एडवेंचर कोर्सेज भी हैं जहाँ पर ये करवाया जाता है, एंड इट्स नॉट मच ऑफ अ डिफिकल्ट थिंग। शायद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इस फील्ड में हूँ, माइट भी लोगों के लिए मुश्किल हो। मतलब आपका मतलब है मतलब आम बंदा सिविलियंस भी कर सकते हैं? सिविलियन भी करते हैं और आराम से एडवेंचर्स बाहर ममालिक में तो तो होता है एडवेंचर्स, बिल्कुल स्पोर्ट्स के उसमें आ जाता है। ये रिस्की है डेफिनेटली। पैरा मोटरिंग में मोटर बंद हो जाएगी तो डेफिनेटली फिर आप नीचे तो नहीं आएंगे, क्योंकि पैराशूट होती है आपके साथ, लेकिन उस पैराशूट को हैंडल करना, लैंड करना, फिर इतना वेट उस मोटर के साथ लैंड करना और टांगें मचाना, इस तमाम प्रोसेस के लिए डेफिनेटली यू नीड 2 to 3 वीक्स ट्रेनिंग। तो इस मतलब 2-3 वीक्स के बाद बंदा इस काबिल हो जाता है कि बंदा आप फ्लाइट एडवेंचर सोलो कर सकते, एडवेंचर फ्लाइट ले सकते हैं इस सेगमेंट में। लेकिन ये है कि आप ये कहें कि मैं अकेला, मेरा शूट हो, मैं अकेला बंदा हूँ और मैं ले जाऊँ, वो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस और काफ़ी जो है ना टाइम मज़ीद लगाना पड़ता है। चले अब मरीन्स की बात कर लें। लेफ्टिनेंट महबूब साहब, मैं आपसे पूछूंगा कि मरीन लाइफ कैसी, उसकी ट्रेनिंग कैसी होती है? मरीन लाइफ बेसिकली थोड़ी सी रिलेटेड है SSG लाइफ से। इट्स नॉट पर्टिकुलरली दी SSG। मरीन एक इन्फेंट्री रोल प्ले कर रही है नेवल फोर्स के अंदर, और जितनी भी हमारी ग्राउंड कॉम्बैट्स होती हैं, जितने भी हमारे ग्राउंड रोड्स होते हैं, क्विक एरिया है और कोस्टल स्टेशंस हैं, कोस्टल प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके ऊपर मरीन फोर्स डिप्लॉय हुई है। वी हैड, अगर बात करें कोस्ट लाइन की, तो मोर देन 1000 किलोमीटर्स हमारी कोस्ट लाइन है। इसका रिसेंट सर्वे हुआ है, 1046 किलोमीटर तक इसकी कोस्ट लाइन है हमारी। और इस पूरी कोस्ट लाइन के ऊपर देयर आर ऑल मरीन दोज हु आर डिप्लॉयड इन डिफरेंट यूनिट्स, इन डिफरेंट सेगमेंट्स, इन डिफरेंट फॉर्मेशन, जो ऑपरेट कर रहे हैं। वहाँ पे हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स के लोग हैं, डिफरेंट
एसिड्स हैं हमारे, डिफरेंट वेपन है, इक्विपमेंट है, उस चीज़ को टोटली रेगुलेट करना इज ऑल अबाउट मरीन। व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटीज हु इज वर्किंग इन मरीन? मरीन्स के अंदर भी नेवल फोर्स के वही जवान हैं जो पाकिस्तान नेवी में इंडक्ट होके आते हैं, स्पेशली फॉर मरीन्स। उनकी एक सेट पैटर्न ऑफ ट्रेनिंग है, उसको वो फॉलो करते हैं। 8 मंथ्स की है उनकी ट्रेनिंग स्केजुअल जो है, वो फॉलो करने के बाद वो एक बेसिक मरीन बन जाता है। और ऑफिसर्स के अंदर एक ऑफिसर ऑलरेडी इंडक्ट हुआ होता है नेवल सिस्टम के अंदर, वहाँ से पुल इन करके उसको मरीन्स के अंदर लिया जाता है। फिर देन ऑन वो भी अपनी मरीन्स का बेसिक मरीन ऑफिसर कोर्स कंप्लीट करके एक बेसिक मरीन बन जाता है। ड्यूरेशन होता है इसका मरीन का? इसका है 8 मंथ्स का है, 8 7 to 8 मंथ्स इसका इसके लिए ड्यूरेशन। स्पेशल कोई रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि ये रिक्वायरमेंट होगी तो आप इस कोर्स के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे? इसके लिए कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, दोज नीड्स टू बी क्वालिफाइड टू बी अ मरीन। और प्री स्टैंडर्ड्स को कंप्लीट करने के बाद आप उस ट्रेनिंग का हिस्सा होते हैं। वंस यू फॉलो थ्रू द कंप्लीट ट्रेनिंग ऑफ 8 मंथ्स, तो उसके बाद यू आर एलिजिबल कि आप एक मरीन कहलाएं और यू कैन वेयर ऑन दिस जो मैंने विंग पहना हुआ है। एंड इज देयर इज एनी एज लिमिट? एज लिमिट होती है, डिफरेंट स्टेटस के अंदर डिफरेंट एज लिमिट्स होती है। लाइक फॉर ऑफिसर्स देयर इज़ अ डिफरेंट एज लिमिट, एंड फॉर सेलर्स और दोज मरीन्स ज्वाइनिंग उनके लिए डिफरेंट एज लिमिट। ऑफिसर्स की कितनी एज लिमिट होती है इसमें आने के लिए? ऑफिसर्स की एज लिमिट टिल 24th और 25th है इसके अंदर। और व्हाट अबाउट ट्रेनीज? ट्रेनीज़ की थोड़ी कम है, 18 to 19 है उनकी। 18-19। ओके, अब इरफान साहब से कुछ बात हो जाए। इरफान साहब ये बताएंगे व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट सिस्टम? रिक्रूटमेंट सिस्टम जो पाकिस्तान नेवी का है वो बड़ा ही बेसिक और सिंपल सा है। डिफरेंट रिक्रूटमेंट सेंटर NRCs जो हैं वो हमारे ऑलमोस्ट इन एवरी सिटी ऑफ द कंट्री जो हैं वो हम लोग इस्टेब्लिश कर चुके हैं। रिसेंटली अभी हम लोग एक और रिक्रूटमेंट सेंटर जो है वो गिलगित में भी इस्टेब्लिश कर चुके हैं, जहाँ पर जो लोग वॉलंटियर्ड होते हैं, जो लोग इंडक्ट होना चाहते हैं पाकिस्तान नेवी में, वो वहाँ पर जाके अपने डिफरेंट टेस्ट हैं, इनिशियल टेस्ट हैं, उसमें बेसिक मेडिकल टेस्ट हैं, फॉलोड बाय द इंटरव्यू। उसके बाद जो है एक शहरी जो है वो इंडक्ट होने में कामयाब होता है। और आफ्टर द इंडक्शन उसमें जो हमारे जनरल सिपाही होते हैं 16 to 19 लेके उनकी एज लिमिट होती है जिसमें हम उनको इंडक्ट करते हैं। इंडक्शन के बाद उनकी डिफरेंट जिस आर्म में भी वो जाते हैं उसमें हम बेसिक ट्रेनिंग जो है उन लोगों की कंडक्ट करवाते हैं टू ट्रांसफॉर्म देम इनटू अ मिलिट्री पर्सन फ्रॉम अ सिविलियन लाइफ। डिफरेंट उसमें ट्रेनिंग्स हैं, मरीन्स हैं, जनरल नेवी के लोग हैं, SSGNs हैं। उसके बाद जो जाके वो एक नॉर्मल सिविल एक लाइफ गुजारने के बाद जो एक बंदा आता है उसको हम एक नेवल पर्सनल के अंदर जो हैं ट्रांसफॉर्म करने में कामयाब होते हैं। और कितने हमारे सेटअप से पूरे पाकिस्तान में रिक्रूटमेंट सिस्टम के? डिफरेंट सिटीज़ में हैं। पहले कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ में हुआ करते थे, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, लेकिन अब मैंने अब छोटे शहरों में चले गए हैं, सखर में चले गए हैं, DI खान में है, गवादर में है, JNB में है। बलूचिस्तान में हम लोगों ने अपने जो सेंटर्स हैं उनको स्पेशली जो है वहाँ पर इस्टेब्लिश किया है, जिसमें ताकि जो हमारे बलूची भाई हैं उन लोगों को भी हम इंडक्ट करने में कामयाब हो चुके हैं। वो लोग भी उनकी मेजर। इसमें क्वालिफ़िकेशन कितनी रिक्वायर्ड होती है? क्वालिफ़िकेशन जो है वो जो सिपाही है उसके लिए मैट्रिकुलेशन है। मैट्रिक के बाद जो है वो पाकिस्तान नेवी के अंदर आने के लिए एलिजिबल होता है। बेसिकली मतलब परसेंटेज का कोई हिसाब होता है वैसे इंडक्शन? परसेंटेज बिल्कुल है, 65 इज़ दी लिमिटेड मिनिमम परसेंटेज और उससे अबव इज़ रिकमेंडेड ऑल्सो। डिफरेंट मार्क्स रखे होंगे, मतलब कि जैसे आपके एग्जामिनेशन के अलग होंगे, फिटनेस के अलग होंगे, ये इसी तरीके कार से चलते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अलावा जो है मैं एक और आपसे क्वेश्चन करूँगा कि जो हमारा सर क्रीक का जो इशू है इंडिया के साथ वो क्या है? सर क्रीक इशू बेसिकली एक पाकिस्तान नेवी को जो बहुत सारी अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं विद रिस्पेक्ट टू द डिफेंस ऑफ द सी फ्रंटियर्स। सर क्रीक जो है वो एक और अहम जिम्मेदारी है जिसको पाकिस्तान नेवी को दिया गया है, और पाकिस्तान नेवी ने पाक मरीन्स जो हैं उनको डिप्लॉय किया हुआ है उस एरिया में। दिस इज़ बेसिकली अ डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, जो कि अभी तक डिमार्केट नहीं हो सका है। जो डिस्प्यूट पाकिस्तान और इंडिया का है, मतलब डिमार्केट क्यों नहीं हुआ? कोई इशू? एनी इशू? जी उसमें इश्यूज बहुत सारे हैं। इंडिया जो है वो क्लेम अपना हिस्सा करता है और पाकिस्तान का स्टांस डिफरेंट है। Okay.
इसके ऊपर नॉर्मली काफ़ी काम हो भी रहा है still, but the responsibility that has been given to Pak Marines to defend that area, so we are readily available to capture and to defend that area. और इसकी ट्रेनिंग वगैरह कोई स्पेसिफिक इसका कोई ड्यूरेशन होता है? ट्रेनिंग मैंने जैसे आपको भी पहले बताया था कि पाक मरीन्स की जो ट्रेनिंग है वो पाक मरीन्स की ट्रेनिंग का एक स्टैंडर्ड है। उस स्टैंडर्ड को क्वालिफाई करने के बाद हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उसमें नॉट ओनली द क्रीक्स ऑल अलॉन्ग द कोस्ट, ऑल इन एवरी पाकिस्तान नेवी यूनिट मरीन्स आर डिप्लॉयड। उनका एक स्टैंडर्ड हमने ट्रेनिंग का पैटर्न रखा हुआ है जिसको क्वालिफाई करने के बाद वो वहाँ पर जाते हैं और अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो अंजाम देते हैं। ओके अच्छा, पाकिस्तान नेवी में शुरू से एक चीज़ रही कि बहुत कम मतलब डिपार्टमेंट चेंज होते रहते हैं 3-3 साल की, ये क्या कोई ख़ास वजह है इसकी? नहीं, ट्रांसफ़र्स बहुत जल्दी होते हैं इसमें पाकिस्तान नेवी में, 3 साल 4 साल 2 साल इस तरह। ये सिर्फ पाकिस्तान नेवी में नहीं, इन एवरी सिस्टर फोर्सेस, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, ये एक फ़ौज का तरीक़ेकार है फॉर दी ह्यूमन मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उसमें जो बंदों का ट्रांसफ़र है वो कंटिन्यू रखते हैं ताकि जो साइकिल है वो एक ऑफिसर, एक जी बिल्कुल एक जवान को हर जगह पर सर्व करने का मौका दिया जाता है फॉर दियर प्रोफेशनल ग्रूमिंग एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिस्टम। ओके कमांडर साहब, अब आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा, मुझे ये बताएं कि जो सबमरीन फोर्स है बेसिकली किस चीज़ की, मतलब व्हाट इज़ सबमरीन फोर्स? सबमरीन फोर्स जो है वो एक डायमेंशन आप कहें पाकिस्तान नेवी की है। 4 डायमेंशनल फोर्स कहा जाता है। इसमें शिप्स भी हैं, एयरक्राफ्ट भी हैं, सबमरीन्स भी हैं, लैंड फोर्सेस भी हैं। तो इसमें सबमरीन जो है वो एक पर्टिकुलर डायमेंशन है और इसकी जो खसूसियत है वो उसके नाम से ही ज़ाहिर है कि इट रिमेंस अंडर द वाटर। और इसका मज़ीद तो उसमें सबमरीन फोर्स में कोई स्पेसिफिक लोग जाते हैं क्योंकि अंडर वाटर रहना तो आसान काम नहीं है, उनको ट्रेनिंग ऐसी इतनी स्ट्रॉन्ग दी जाती होगी? जिस तरह स्पेशल सर्विस ग्रुप है या जिस तरह एविएशन है, या ये सबमरीन भी एक स्पेशल उसमें फोर्स के अंदर काम की जाती है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती है उसके अंदर? आई मीन सबमरीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो मैं आता हूँ, पहले मैं ये बताऊँगा ये भी वॉलंटियर सर्विस। ओके, इट इज़ ऑल्सो वॉलंटियर सर्विस। इसमें किसी की ज़बरदस्ती नहीं होती है। सही सही। हर बंदे का एप्टीट्यूड या पेशेंस लेवल भी इतना नहीं होता कि वो सबमरीन के अंदर लाइफ जो है उसको गुजार सके। उसके लिए एक मिजाज चाहिए, एक स्पेशल मतलब पेशेंस चाहिए। तो इस तरह वॉलंटरी है तो इस तरह बहुत कम लोग जाते होंगे? हाँ, कम लोग नहीं जाते हैं लोग क्योंकि मोटिवेशन है। डेफिनेटली इट इज़ एन ऑफेंसिव आर्म ऑफ पाकिस्तान एंड इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान एंड इसमें जाते हैं लोग, पीपल गो देयर। मुझे ये बताएं कि हमारे पास ऐसी क्या चीज़ है, कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो उसके लिए हम कितना प्रिपेयर है हमारी फोर्सेस? प्रिपरेशन का अंदाज़ा आप अल्हम्दुलिल्लाह हालात से भी लगा सकते हैं। और अभी जिस तरह वॉरफेयर है इसकी डायनेमिक्स चेंज हुई है और थ्रेट की परसेप्शन, थ्रेट का जो लेवल है वो डिफरेंट हुआ है। उसमें इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन हमारी बहुत ज़्यादा थी। अल्हम्दुलिल्लाह आपने इन सालों में पाकिस्तान अफवाज के जो काम थे उनको एक्नॉलेज उनके हालात से किया जाता है। तमाम लोग खुश हैं, अवाम अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को महफूज फील कर रही है। तो ये एक थ्रेट का पर्सपेक्टिव है। ये एक थ्रेट का आप देखेंगे रेडीनेस, आर्म्ड फोर्सेस की रेडीनेस की भी अक्कासी करता है। और जहाँ तक ट्रांस फ्रंटियर थ्रेट्स का ताल्लुक है तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह डेफिनेटली व्हेन वी आर as from being the armed forces we are showing the resolve to defend ourselves, we stand on our own feet. So definitely this gives a message across the borders as well. तो जो message है definitely that is very strong. We have a very strong, motivated and qualitative force. और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह the nation can trust us. यानी वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बता, कभी मुश्किल वक्त आया कि मतलब आप कितना अर्सा हो गया आपको इसमें पाकिस्तान नेवी में? 20 years. 20 years? Yes.
20 इयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसमें आपने अप एंड डाउन भी बहुत देखे होंगे अप एंड डाउन बहुत देखे, ट्रेनिंग के फेजेस बहुत देखे। और व्हेन आई जॉइंड एक्चुअली आई वाज 17 इयर्स ओल्ड। ओके। तो नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कोई ऐसा कोई मुश्किल वक्त आपने वो शेयर करें हमारे नाजरीन के साथ, कभी कोई ऐसी वॉर कोई आपने देखी, ऐसी कोई स्मॉल वॉर? हमारे जो स्पेशल ऑपरेशंस के जो एनकाउंटर्स हैं या जो एडवेंचर्स हैं वो अराउंड द ईयर आई वुड से चलते रहते हैं, और इसमें लाइफ रिस्किंग वेंचर्स जो हैं वो रहते हैं हमारे, और वो डेफिनेटली यू नो वो ऑन पब्लिक हम नहीं इसको डिस्क्लोज कर सकते। लेकिन थिंग इज़ के जो हमारे हैं वो डिफेंसिव रोल्स नहीं हैं। जो हमारे स्पेशल सर्विस ग्रुप के जो रोल्स हैं, टास्क हैं, वो मोर द लेस ऑफेंसिव हैं, डायरेक्ट एक्शन मिशंस हैं, और जिसकी वजह से हमारा आई वुड से कि आपस में एक दूसरे के साथ बहुत प्यार भी रहता है, क्योंकि जिस ज़ाहिर है एक साथ आप लोगों ने रहना है, ऑब्वियसली बिल्कुल रहना है, और फिर ये भी नहीं रहना है तो प्यार से ही रहना, वरना रहा नहीं किसने जाता रहना और किसने कल नहीं रहना। सही बात तो है। ये चीज़ जो है ये हमारे साथ ऐसे है जैसे हमारी अपनी जान है, ये बात भी ऐसे है जैसे हमारी अपनी जान है कि आज है कल नहीं। और ये वॉर टाइम जो है वो मतलब इट्स नॉट द फोर्स के जिसकी एम्प्लॉयमेंट इस चीज़ का इंतज़ार करती है कि जंग शुरू होगी तो ये इस्तेमाल होंगे। ये वो फोर्स है अल्हम्दुलिल्लाह जो कि पीस टाइम में भी उसी तरह कमिटेड है जिस तरह के वॉर टाइम में होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ इट। नहीं, दैट्स ग्रेट। महबूब साहब, आप बताएंगे फ्लड रिलीफ में कितना आप लोगों ने, पाकिस्तान नेवी कितना सपोर्ट करती है जब भी फ्लड का हम लोगों के ऊपर इस तरह बुरा वक्त आता है? तो पाकिस्तान नेवी का फ्लड रिलीफ के अंदर रोल अगर मैं आपको बताऊं, अपार्ट फ्रॉम डिफरेंट ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ एंड डिफरेंट ऑपरेशनल रोल्स असाइन टू डिफरेंट आर्म्स, ऑपरेशन जो है हमारा फ्लड रिलीफ जो है ये एक ह्यूमन असिस्टेंट एंड डिज़ास्टर रिलीफ ऑपरेशन है जो पाकिस्तान नेवी ने एक बीड़ा उठाया हुआ है कौम को सपोर्ट करने का, आर्मी और नेवी की तरह। हर वक्त के अंदर हम इसको क्लेम करते हैं अपनी नेशन को सपोर्ट करेंगे चाहे कैसा भी वक्त हो। तो हमने देखा हमारे मुल्क के अंदर सैलाब आए, ज़लज़ले आए, किसी भी मौके के ऊपर कौम ने भी विटनेस किया पाकिस्तान नेवी किसी से पीछे नहीं रही है। No doubt, और हमने फ्लड रिलीफ्स के अंदर प्रॉपर्ली सपोर्ट किया। जितनी भी सिंध के अंदर सिंध बैंक के थ्रू फ्लड्स आते हैं, जो कुछ भी है उसको हम प्रॉपर्ली डील करते हैं। हमारा एक प्रॉपर सेल बना हुआ है जो ऑपरेशन मदद की, हमारा एक ऑपरेशन है जो फ्लड रिलीफ को हम कोड नेम देते हैं। पाकिस्तान नेवी के अंदर से तो सपोर्ट किया जाता है, लेकिन बाहर के लोग करते हैं, जो सरकारी लोग हैं हमारे? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, हमें काफ़ी ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिलता है व्हेन एवर देयर इज़ अ कॉल फॉर फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस। हम अपनी बेसिस एक्टिवेट करते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्रिएट करते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनाते हैं टू ऑल दोज पीपल जो सिविल हैं और मदद का जज्बा रखते हैं, अपनी भाइयों की मदद करना चाहते हैं। उनके लिए हम ऐसा ऑप्शन रखते हैं कि दे कैन कम सर्व अस और हमारे साथ चलें। हम सिविल डॉक्टर्स को लेके जाते हैं, उसके अलावा डिफरेंट अदर इंजीनियर्स जाते हैं हमारे साथ। सिविल डॉक्टर्स भी आपके साथ प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही, प्राइवेट भी होते हैं? सिविल डॉक्टर्स भी आते हैं। मैं आपको जैसे बताऊं ना ऐसे ही कि इट्स अ नेशन क्वाइट ब्रदरली, हम लोग आपस में बहुत अच्छा ब्रदरहुड और लवहुड रखते हैं। हमारी नेशन जो है उसके अंदर ऐसा हुआ व्हेन एवर देयर इज़ अ कॉल, जब भी हुआ तो हमारे गेट्स के ऊपर अच्छा खासा रश लगता है और वी फाइंड द कंप्लीट नेशन एट वन प्लेस। और एक ऑफेंसिव पंच है किसी के लिए भी कि जी यू कैन स्टिल सी एंड स्टिल फील दिस नेशन इज़ वन हेड। यानी ये बात तो महबूब साहब आपने बहुत अच्छी कही कि नेशन जो है हमारी वाकई एक जगह इकट्ठी हो जाती है। बेशक हम लोग कुछ भी हमारे पाकिस्तान के हालात हो, बिल्कुल, और हमेशा बुरे वक्त के बाद ही अच्छा वक्त आता है। ऐसे ही है, देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट और हमेशा रोशनी अंधेरे के बाद ही होती है। एग्जैक्टली, यू आर राइट, बिल्कुल। बस अब इरफान साहब से लास्ट क्वेश्चन करूँगा कि व्हाट इज़ ओवरक्राफ्ट? होवरक्राफ्ट बेसिकली एक स्पेशल वाटर क्राफ्ट है जो कि पाकिस्तान नेवी ऑपरेट करवा रही है। बेसिकली इसमें दो टाइप के हमारे पास होवरक्राफ्ट्स हैं। वन इज़ ऑफ TD-2000 विच इज़ अ स्मॉलर होवरक्राफ्ट, एंड रिसेंटली अभी हमने दो और होवरक्राफ्ट जो हैं वो अक्वायर किए हैं। दोज आर TD-8100। बेसिकली दोनों की जो कैपेबिलिटीज़ हैं दोज आर दी सेम
लेकिन उनके जो ऑपरेशन का हमें रोल अदा करना होता है, जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि क्रीक्स एरिया का जो हमें एरिया डिफेंड करने के लिए दिया गया है, उन्हीं स्पेशल एरियाज़ के लिए ये स्पेशल वाटर क्राफ्ट्स हैं जो कि हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, एंड दोज हु कैन कैरी द ट्रूप्स। बेसिकली इसको जो स्पेशल कहा जाता है, वो स्पेशलिटी इसकी ये है जहाँ पर हमारी शिप्स की लिमिटेशंस आ जाती हैं, वेयर दे कैन नॉट गो फर्दर वाटर लिमिटेशंस की वजह से, देयर वी डिप्लॉय अवर होवरक्राफ्ट जो कि लैंड पर भी चलता है, सी पर भी चलता है, इन इट ऑपरेट ऑन दी नंबर ऑफ टेरेन्स। SSGs और मेरीन्स को जो टास्क मिलते हैं बेसिकली उसी पर हम इन अपने ट्रूप्स को कैरी करते हैं, एंड देन जो भी हमारा डेडिकेटेड टास्क जो हमें असाइन रोल मिला हुआ होता है उससे हम लोग उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। चले, थैंक यू वेरी मच, आप तीनों ने हमें टाइम दिया। मैं चाहूँगा कि हमारी नाज़रीन को आपकी 14 अगस्त के हवाले से क्या मैसेज देंगे। मैं तीनों से मैसेज लूँगा। पहले कमांडर साहब, आप हमारे नाज़रीन को मैसेज अच्छा था। मैसेज के हवाले से मैं पाकिस्तानी कौम से यूनाइटेड रहने का एक रिक्वेस्ट करूँगा, और जो सेक्टेरियनिज़म है या एथनिक डिफरेंसेस हैं उसको नीचे रखते हुए आप एज ए यूनाइटेड पाकिस्तान होकर सोचें, और इसमें अपने बच्चों की तरबियत ज़रूर करें। मुल्क के अंदर सबसे छोटी कंट्रीब्यूशन जो आप बच्चों की तरबियत में कर सकते हैं वो उनको सफाई का ख्याल रखना, मुल्क को गंदा ना करना। जिस तरह घर के अंदर आप उनको बताते हैं कि आप कचरा बेटा डस्टबिन में फेंका करें, इसी तरह आप जब बाहर निकलते हैं, शहर में घूमते फिरते हैं, तो आप कोशिश करें कि बच्चों को ये बताएं कि ये मुल्क उसी तरह है जैसे हमारा अपना घर है, और इसको गंदा करने का मतलब वैसा ही है कि जैसे आप अपने घर को गंदा करें। बहुत लवली मैसेज। महबूब साहब, आप अच्छा, अपने व्यूअर्स से और द नेशन सिटिंग बिहाइंड, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ हैव फेथ इन अस, हैव फेथ इन द डिफेंस सर्विसेज, और फील प्राउड बीइंग दैट यू आर द पार्ट ऑफ अ नेशन जो होस्ट करती है दुनिया की बेहतरीन सर्विसेज। पाकिस्तान नेवी, आर्मी, एयरफोर्स दुनिया की बेहतरीन सर्विसेज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वी हैव नेवर लेट दिस country down, we have never, and we are doing our best, so have faith in us. Wonderful message. Lieutenant Irfan साहब, आप message for the 14 August would be कि we should enjoy this day as we enjoy other our all festivals and all the independence days. ये जो दिन है वो हमें इस लगन के साथ enjoy करना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत और बहुत ही ज़्यादा जद्दोजहद के बाद हमें मिला है। इसका ख्याल करना और इसकी हिफाजत करना हम लोगों का काम है, तो हर बंदे को इसके अंदर अपना रोल अदा करना चाहिए। इवन दोज आर द मिलिट्री और द सिविलियन पॉपुलेशन लिविंग इन दिस कंट्री, हर बंदा अपना रोल अदा करता रहेगा तो ये जो मुल्क है वो इंशाल्लाह और बेहतरी की तरफ जाएगा। लवली मैसेज। कमांडर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेफ्टिनेंट साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। इट्स वंडरफुल मीटिंग विद यू, विद ऑल ऑफ़ यू। नाज़रीन, आपने देखा कि आज मेरे साथ हमारे मुल्क के जवान मौजूद थे। इन्होंने कितने अच्छे मैसेज दिए हैं कि अपने मुल्क से प्यार कीजिए, पाकिस्तान है तो हम हैं, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त गुजरा नहीं है। मैं यही चाहूँगा कि बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी। अब मैं जा रहा हूँ ब्रेक की जाने, ब्रेक से जब वापस आऊँगा तो मैं आपको दोबारा ज्वाइन करता हूँ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा, ये जो सबमरीन जो है ये अभी यहाँ पे खड़ी हुई है, ई हैंगोर S131, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? ये PNSM हांगोर जो है पाकिस्तान का प्राइड है। ओके। ये वो सबमरीन है जिसने वॉर में इंडियन शिप को डुबोया था। ओके। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये वाहिद सबमरीन है जिसने कि इसे हम कहते हैं किलर सबमरीन। ज़बरदस्त। अच्छा, इसके अगर अंदर से हम लोग व्यू कर लें, कर हाँ, सकते हैं? हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ये सबमरीन का वो हिस्सा है
कि अगर आप देखेंगे ये मुख्तलिफ कैप्सूल से नज़र आ रहे हैं। ये कैप्सूल्स में टॉर्पीडो को रखा जाता है। ये टॉर्पीडो जो हैं पानी के अंदर चलते हैं और मिसाइल की तरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं एनिमी के शिप को। तो एयर में इस्तेमाल होता है मिसाइल और पानी में जो है टॉर्पीडो इस्तेमाल होता है प्रोपल्शन के हिसाब से। तो ये टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं, फॉरवर्ड पोर्शन है इस गाड़ी की। मतलब ये 1 2 3 4 मतलब टोटली 8 जो है ये, हाँ 8 आगे हैं ओके। और 6 पीछे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यही वही जगह है जहाँ ऊपर से टॉर्पीडो को फर्दर लोड करना हो तो ये ऊपर जगह है, वहाँ से लोड किया जाता है। ओके। और ये बंक्स लगे हुए हैं, क्रू के सोने की जगह भी यही अच्छा। है। हम इस वक्त जो है सबमरीन की जो मोस्ट लग्जरियस स्पेस आप कह सकते हैं, ये ऑफिसर्स वार्डरूम है। और वार्डरूम ये हॉस्पिटल वाला वार्डरूम नहीं है, ये वार्डरूम हुआ है जहाँ पे ऑफिसर्स बैठकर खाना खा सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। अच्छा, मजीद और हमें बताएं, ये जो सामने मुझे एक हैंडल नज़र आ रहा है, ये सब चीज़ों के बारे में बताएं, क्या है बेसिकली ये? एक्चुअल बेसिकली जो हमारी सबमरीन है ये बैटरी पे चलती है। ओके। तो बैटरी को ऑपरेट करने के लिए जो हैंडल नजर आ रहा है सामने, ये इसको ब्रेकर बोलते हैं। ओके। ये ब्रेकर जब फिर डिस्प्लाई होती है उसके ब्रेकर फिर डिस्प्लाई के उसके कन्वर्टर लगे हुए हैं। अच्छा, और मुझे बताइए अंदर थोड़ा देख सकते हैं अंदर क्या है? अंदर हम आपको दिखाएंगे। अच्छा, ये वो जगह है जहाँ पे खड़े होके ना हम देखते हैं ये खुलता है, वो ऐसे आंखों से देखता है, बाहर का हिस्सा नजर आता है जहाँ से, इसे पेरिस्कोप। ओके। ये आप देख लें कि ये वो जगह है जहाँ से जहाज की प्रोपल्शन और इसकी स्टीयरिंग का कंट्रोल होता है। ओके। ये जहाँ ये राइट लेफ्ट देने के लिए और ऊपर नीचे जाने के अच्छा, लिए। इसमें दो हैंडल्स हैं, दो हैंडल्स का क्या? इसमें दो टैग बोलते हैं कि स्टंट प्लेन ओके। जो पीछे लगे होते हैं, ओके। बोलते हैं बाउ प्लेन। जैसे मछली होती है, सेम मछली तरह होते हैं, अगले बाउ प्लेन को डाउन करने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसको बोलते हैं बाउ प्लेन। ये स्टंट प्लेन, ये पीछे स्टंट। अच्छा, एक वो हैंडल भी है, वो स्टीयरिंग के लिए। अच्छा। लेफ्ट राइट करने के लिए वो स्टीयरिंग है इसके। अच्छा, ये मशीनरी किस चीज़ की ये भी ऑपरेट होती है? मुख्तलिफ मशीनरी है, लेकिन सबसे ओके। इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊं मैं, ये एक शिप्स गैली है। यहाँ पर खाना किचन बनता है बना पूरा, हुआ है। यहाँ तो जो गैली किचन जो सही, सही, है। और सही। इस तरफ हमारे WCs हैं। यही दो जगह हैं जो तमाम 80 अफराद के लिए जनाब सही। 30 दिन का राशन जब बनाना लेके आना और वो सारा सिलसिला चलता है। इलेक्ट्रिक प्लेट्स और होती कितने हैं। लोग आपने बताया 50 लोग रहते थे ना? 50 से 60 लोग होते हैं। बेसिकली खाना हम रेडीमेड लेके जाते हैं। जैसे पीछे बताया था, अच्छा, अच्छा, अच्छा। हमने जैसे वो पीछे बताया बैटरी के हेड सही। होते हैं डिस्प्ले के। ये इसका बैकिंग एंड है। जैसे हमारा जो जनरेटर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल्स। सही सही सही। पैनल होता है। और ये मीटर्स वगैरह क्या है इसका? ये ट्रांसमीटर्स बिजली के बिजली के मीटर अच्छा, बिजली के, सही, सही। शो हो रही है इसमें। सही सही सही। और ये आखिरी पोर्शन है, इसके पीछे यहाँ पर भी लिविंग स्पेस है। एक फॉरवर्ड पोर्शन था जहाँ मैंने बताया था टॉर्पीडोज होते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है ना। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपसे पूछता हूँ मैं कि फायर वगैरह का भी ज़रूरत पड़ जाए तो वो कहाँ से? हाँ जी, जैसे कि बताया गया था पहले, हमारे दो कंपार्टमेंट है, हाफ कंपार्टमेंट टार्पर रूम और फॉरवर्ड टार्पर रूम। दो कंपार्टमेंट फायर कर सकते हैं और ऑपरेशन रूम के बाई ऑटो फायर कर सकते हैं, बाई मैनुअल फायर करना हो तो हम ATR बोलते हैं। ATR मतलब क्या? आप टार्पर रूम। अच्छा, आप पीछे को आप एक टार्पर तो रूम, ये हमारा सिस्टम है। अगर फिलहाल हमारा बाई मोड फायर ना हो सके, यहाँ से बाई मैनुअल हम फायर कर सकते हैं टार्पर रूम। अच्छा, तो यहाँ से कोई मतलब कैसे विजन बाहर का कैसे है यहाँ से? विजन जैसे हमें ऑर्डर मिलता है वो टारगेट वहाँ ले जाता है, ऑपरेशन टारगेट दिया जाता है, वो से टारगेट हिसाब से ऑर्डर मिलता है, पीछे बंदा फायरिंग पर खड़ा होता ये है। टारगेट आपको मिल रहा है, आप गलत वो कर दें फिर? नहीं, मतलब- उसमें होता ये है कि जो टारगेट मिलता है ना, उसकी लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, बेयरिंग, डिस्टेंस अपार्ट, कितनी दूर है, अच्छा। वो डाटा पास हो जाता है। वो डाटा जो है कंप्यूटर में फीड किया जाता है। सही। तो जो टॉर्पीडो के कंप्यूटर में डाटा फीड हो जाता है, उसको फिर हमने इसमें से सिर्फ इजेक्ट करते हैं। टॉर्पीडो इजेक्ट होता है, सेफ्टी डिटेल्स मतलब क्लियर करता है सब- और फिर सेल्फ वो कमांड उसमें होती है, सेल्फ प्रोपल्शन होती है, उस डेजिग्नेटेड टारगेट के ऊपर जाके पास जाता है और फिर वहाँ पे मतलब मैं active समझ अपने- गया, वहाँ जी से सर। डाइल्यूट होता हुआ लास्ट सर। यहाँ पे आता है। नहीं नहीं, वो अलग है। ओके। ये अलग है। ओके, ये अलग है, वो अलग काम कर रहा है। वो भी है, वो भी है। वहाँ सही, से सही, सही। रिमोटली फायर कर सकते हैं। अगर खुदा से रिमोटली फायर ना हो सके जी, तो हम जी। मैनुअली भी फायर कर सकते हैं। ओके। नाज़रीन, आज आपने देखा कि जैसा कि आज हमने आपको सबमरीन के अंदर के मनाज़र दिखाए कि सबमरीन के अंदर कितने फंक्शंस हैं और वो किस तरह ऑपरेट होते हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रियाज साहब का। रियाज साहब ने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स के दी। मैं कमांडर तारिक साहब को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आज का शान पाकिस्तान आपको बहुत पसंद आया होगा। आज हमने पूरी कोशिश की है आपको इन्फॉर्मेशन देने की पाकिस्तान नेवी के हवाले से। तो अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, लेकिन जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। अल्लाह हाफिज़।